नमस्कार दोस्तों, राइजिंग जीके जीएस क्लासेस से मैं प्रशांत पटेल। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में हम लोग का पार्ट जो चल रहा है वो चल रहा है मेडाइवल हिस्ट्री का। तो इतिहास जो है अतीतों का एक पन्ना है और इसमें से बहुत से ऐसे भी शासक हुए हैं जो जिससे इतिहास के पन्ने दागदार हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग तुगलक वंश को पूरा क्लियर कर चुके हैं। तो उसके बाद सैयद वंश का स्थापना होगा। तो सैयद वंश का स्थापना होगा उससे पहले हम लोग तैमूर का आक्रमण देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? तो तुगलक वंश के जो अंतिम शासक थे नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, उसी के टाइम में 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है इंडिया पे। और तैमूर जो अपने नाम से क्रूर निरंकुश टाइप का था और कट्टर इस्लाम था, उन्होंने दिल्ली में 5 दिन तक कत्ले आम मचाया। कहा जाता है तैमूर 2 करोड़ आदमी का नरसंहार किया था। ठीक है, तो इतना क्रूर फैलाने वाला तैमूर के बारे में हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक है, जबकि उज़्बेकिस्तान में इसकी प्रतिमा को आज भी बड़े वर्चस्व के रूप में दिखाया जाता है और इनके क्रूरता को आज ढक दिया गया है और इनके छवि को दिखाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इतिहास में सिकंदर, चंगेज़ खां, तैमूर लंग, ये सब एक जो वीर योद्धा थे जो कि चाहते थे पूरा संसार इन्हीं का हो, और इसको लेके इन्होंने कहर ढा प्रजा पे, दूसरे प्रदेश पे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं तैमूर लंग। बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। हालांकि इससे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। ठीक है, बस एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि तैमूर लंग का भारत पे आक्रमण कब हुआ था। तो आप तो बता सकते हैं 1398 में हुआ था। ठीक है, दिसंबर महीने में 1398 में हुआ था। ठीक है, तो लेकिन इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सैयद वंश का स्थापना होगा तो इसमें भूमिका है। ठीक है, और जब हम लोग मुग़ल पढ़ेंगे तो कहा जाता है जो बाबर मुग़ल काल का स्थापना करता है मुग़ल वंश का, तो बाबर इसी का तीसरा पोता रहता है, इसी के वंशज रहता है। किसका? तैमूर का। तो पिता का वंशज के रूप में कहा जाता है इतिहासकार द्वारा वो तैमूर वंशज के थे और माता के द्वारा वो चंगेज़ खां के वंशज के थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तैमूर लंग। हालांकि तैमूर लंग अपने आप को चंगेज़ खां का वंशज बोलता था, लेकिन इतिहासकार इसे तुर्क मानता है। ठीक है, तैमूर लंग इसको काहे बोलते हैं हम, मतलब अर्थात तैमूर लंगड़ा। तैमूर का अर्थ होता है लोहा, लंगड़ा इसको इसलिए बोलते हैं, इसका पैर एक जो था ना वो एक युद्ध में घायल हो गया था, तो ये नंगरा के चलता था, इसीलिए इसको हम लोग तैमूर लंग बोलते हैं। ठीक है, इसका जन्म 9 अप्रैल 1336 को कहाँ हुआ था? तो उज़्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, इसका जन्म 9 अप्रैल 1336 को उज़्बेकिस्तान में हुआ था और इसका मृत्यु देखिए कब होगा? 18 फरवरी 1405 को होगा। कहाँ पे? तो कजाकिस्तान में। बाद में इसको दफनाया कहाँ जाता है? तो उज़्बेकिस्तान में ही दफनाया जाता है। उज़्बेकिस्तान के कहाँ पे? तो समरकंद में। ठीक है, और आज इसका बड़े बड़े प्रतिमा है कहाँ पे? तो उज़्बेकिस्तान में। ठीक है, इतना आप लोग हम समझ गए। तो ये कोई बड़े परिवार घर के नहीं रहता है, छोटे मोटे परिवार का रहता है। जब चंगेज़ खां की मृत्यु होती है तो उसका जो वंशज होता है वो कबीलाई वंशज, वो 4 भागों में टूट जाता है। ठीक है, तो ये लोग का भी काम यही था कि लूट खसोट करना। ये लोग एक कबीला ग्रुप में रहते थे ताकि लूट खसोट करते थे ये लोग। ठीक है, और कोई भी राजा या कोई भी छोटा मोटा संप्रदाय इससे अपना रक्षा करवाता था। ठीक है, और रक्षा के एवज में इसे नगद उगद या कुछ राजस्व दिया करता था। तो इन लोग का खर्चा पानी ऐसे ही चलता था। ठीक है, तो एक तरह से ये लुटेरा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख दे बाबर इसी का वंशज था जो कि मुग़ल वंश का स्थापना करेगा।
चंगेज खां जो था ये कहानी सुन रखा था तैमूर लंग जो है वो कहानी सुन रखा था चंगेज खां का, सिकंदर का। तो सिकंदर के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि विश्व विजेता बनने का जो पहला सपना कोई देखा है तो वो सिकंदर महान, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, ठीक है। तो ये तैमूर लंग सिकंदर की तरह विश्व विजेता होना चाहता था, और चंगेज खां जो अपने क्रूरता के लिए विश्व प्रसिद्ध हुआ है, तो ये चंगेज खां की तरह क्रूर था, ठीक है। ये कहता था कि हम चंगेज खां की तरह कहर बढ़ पाएंगे, टूट पड़ेंगे किसी पे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्रूर शासक चंगेज खां, और ये चंगेज खां के बाद इसका क्रूर देखने को मिला है भारतवासियों को। तो इस तरह से इन लोगों का कबीला था। तो बाद में जब मंगोल का शासन ख़त्म होता है, ठीक है, जब मंगोल का शासन ख़त्म होता है तो 1369 ईस्वी में, ठीक है, समरकंद की गद्दी पर कब्जा किया। कौन? तैमूर लंग। तैमूर लंग क्या करता है? 1369 ईस्वी को समरकंद की गद्दी पर कब्जा किया, यानी 33 वर्ष की उम्र पर गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। जब गद्दी पर बैठ गया तो इसके देखिए इसका राजपाट कहाँ से कहाँ तक रहेगा? पश्चिम एशिया, मतलब पश्चिम एरिया, रूस से लेके इराक, ईरान, बगदाद होते हुए मध्य एशिया जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत तक का होते हुए इतना प्रदेश को ये जीत लेता है। काजगिस्तान, उज्बेकिस्तान, फारस, हेरात, ये सब को जीत लेता है, यानी कि पश्चिम एशिया से लेके मध्य एशिया तक को ये अपने कब्जे में ले लेता है तैमूर लंग, ठीक है। तो जब समरकंद की गद्दी पर बैठता है, धीरे धीरे क्या करता है, देखिए 11 साल के बाद 1380 से 1387, यानी कि 7 साल में ये देखिए कहाँ कहाँ कहर बढ़ पाएगा। अफगानिस्तान, फारस, उज़्बेकिस्तान, कुर्दिस्तान, ये सब प्रदेश को जीत लेता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये कट्टर इस्लाम था तो इस्लाम पे कहर नहीं बढ़ पा रहा था, तो ये इस्लाम के अनुयायी को भी उसी तरह से मारता था। क्योंकि आप देखिएगा कि अफगानिस्तान, फारस में तो मुसलमान का ही शासक था, तो ये उस लोग को भी कहर बरपा के मारता था, ठीक है। और कहा जाता है इसको लाशों का जो गर्दन होता है ना, सेना का गर्दन, उसके ढेर को देखना इसे बहुत अच्छा लगता था। और जब तक इसका तलवार उसमें डुबोया नहीं रहता था खून से, तब तक इसको लड़ने का मज़ा नहीं आता था। और ये सेना के जो क्रम सजता था युद्ध के लिए, उसमें सबसे पहले पंक्ति में जो खड़ा होता था वो तैमूर लंग होता था, जबकि राजा लोग पीछे खड़े होते हैं ताकि संरक्षण के लिए, लेकिन ये सबसे आगे खड़ा होता था, ठीक है। और सेना में अपने लूटा हुआ माल को सेना में बांट दिया करता था, इसलिए भी सेना इसका पूरा सपोर्ट करता था, ठीक है। उसके बाद देखिए 1393 में बगदाद से लेकर मेसोपोटामिया पर आधिपत्य किया। कौन? तैमूर लंग, ठीक है। यानी बगदाद को भी जीत लिया, देखिए मेसोपोटामिया तक भी अधिकार कर लिया ये। 1398 में अब ये सोचता है कि भारत पर आक्रमण करे, तो भारत पे आक्रमण करे, तो भारत पे आक्रमण की जब योजना बनाता है तो भारत के संप्रदाय के बारे में ये सुना रखा होता है कि भारत में बहुत अधिक धन है, ठीक है। लेकिन इसके अमीर वर्ग के जो लोग रहते हैं वहाँ पे, जो शासन में बड़े पोस्ट पे रहते हैं, वो मना करता है कि युद्ध करना उचित नहीं रहेगा। तब ये कहता है कि नहीं, हम इस्लाम के प्रचार के लिए युद्ध करेंगे, और वहाँ पे जो भारत में मूर्ति पूजा के जो जितने भी लोग हैं उसे हम लोग मारेंगे, काटेंगे, ठीक है, उसका विध्वंस करेंगे। तो वो लोग भी साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो 1398 में सबसे पहले अपने पोते को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजेगा, ठीक है। तो इसका पोता क्या करता है कि मुल्तान के पास जो एक रहता है जगह, उसको 6 महीने तक किले का घेराबंदी करेगा, ठीक है, और धीरे तब जाके उसको जीतता है।
तब तैमूर सोचता है अबे यार 6 महीना तक किले को घेराबंदी करेगा तब जीतेगा, जबकि इसका युद्ध करने का तरीका अलग था कि काट दो, मार दो, जीतते चले जाओ। उसके बाद खुद ये क्या करता है, अप्रैल, देखिए जनवरी में आक्रमण करता है इसका पोता, उसके बाद अप्रैल में ये क्या करता है, खुद 1398 में तैमूर भारी भरकम सेना लेकर समरकंद से भारत की ओर निकल पड़ा, भारी भरकम सेना लेके। तो आसपास में जो छोटे मोटे राजा होंगे तो वो तो ऐसे ही सोच लेंगे कि तैमूर से आक्रमण करने के लिए उसके पास इतना संसाधन नहीं है, इतना सेना नहीं है। अब भारत में उस टाइम अलाउद्दीन की तरह कोई शासक नहीं था, ना ही फिरोज शाह की तरह शासक था जो इसको मजा चखा सके, ठीक है, ना कोई इल्तुतमिश की तरह था उस टाइप का। यहाँ पे तो एक कमज़ोर शासक हो गया था फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के बाद। किसका? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक का, जो कि निकम्मा सिद्ध हो गया था। तो इसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, ये समरकंद से भारत की ओर लौटता है। उसके मुल्तान से 70 मील दूर तुलुबा में ये खूब लूटपाट करता है, नरसंहार मचा देता है, पूरा नरसंहार, लूटपाट, लूट खसोट करना इसका फैशन था युद्ध का। उसके बाद धीरे धीरे ये सिंध पर आक्रमण करता है, सिंध नदी को, रावी नदी को, झेलम नदी को पार करके ये सिंध में मार काट, लूट खसोट पूरा मचाएगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर पे आक्रमण करता है, ठीक है। वहाँ पे कुछ जो राजपूत लोग रहते हैं वो इससे युद्ध करते हैं, लेकिन पराजित होते हैं। फिर बाद में उसके अधिपति को स्वीकार कर लेते हैं तैमूरलंग के। लेकिन बाद में तैमूरलंग को अब सावधानी फील होता है, वो क्या करता है, कटवा देता है सबको मार दो। 10,000 आदमी को 1 घंटे में काट दिया गया, ठीक है, 10,000 आदमी को 1 घंटे में वहाँ पे काट उट दिया गया। तो जितने भी पुरुष रहते हैं उसको काट दिया जाता है, जितने भी स्त्रियां रहती हैं उसको काट दिया जाता है, जो नौजवान लड़कियां रहती हैं, जो बच्चे रहते हैं उसको ये गुलाम बना लेता है। उस सब को गुलाम बनाते बनाते ये आगे बढ़ता है, ठीक है। दिसंबर के प्रथम सप्ताह ये दिल्ली के निकट पहुंच गया। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ये दिल्ली के निकट पहुंच गया, ठीक है। तो इतना अब क्या करेगा दिल्ली का शासक कौन? तो महमूद तुगलक। इसको भी नहीं रहा गया, अब तो युद्ध तो करना ही करना पड़ेगा। ये क्या करता है, 17 दिसंबर को 40,000 पैदल सेना, 10,000 अश्वरोही घुड़सवार सेना, 120 हाथी के साथ धकरिया का युद्ध करता है, जो कहाँ पर आता है, पानीपत के पास, ठीक है। पानीपत के पास एक जगह आता है ढकरिया नाम का एक जगह आता है, ढकरिया का युद्ध करता है ये, ठीक है। इसमें ये बुरी तरह पराजित होता है महमूद तुगलक, और यहाँ से वो भाग के गुजरात चला जाएगा। इसका जो वजीर होता है वो भी भाग जाता है, रन छोड़ देता है, ठीक है। और रन छोड़ देता है। पूरी तरह से 5 दिन तक ये दिल्ली में लूट मार खसोट करता है पूरा, जिसको बोलते हैं। वहाँ पे कम से कम ये सारे पुरुष को मार दिया जाता है, जितने भी स्त्रियाँ, लड़कियाँ, बच्चे रहते हैं उस सबको बंदी बना लेता है, ठीक है। उसके बाद सोचता है मेरठ की तरफ जाए आक्रमण करने के लिए। तो इसके पास उस टाइम में 1 लाख कम से कम इसके बंदी गुलाम हो जाते हैं, बंदी। और इस सब को ऐसे ही छोड़ के युद्ध करना सही नहीं रहता। इसके जो सरदार बोलते हैं कि सही नहीं रहता है, इस लोग को युद्ध ऐसे ही छोड़ देना खुला और फिर युद्ध करना सही नहीं है। तो तैमूर कहता है जो भी मुस्लिम है उसको निकाल दो, बाकी जो भी हिंदू बचा है उस सब को काट दो। तो इसको लगता है कि कोई नहीं काटेगा, तो बोलता जो नहीं काटेगा या जो मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा और इसका सूचना अगर हमको कोई दे दे तो उसको हम इनाम देंगे, ठीक है, इनाम देंगे उसको हम। उसके बाद कहा जाता है कि जो कि गाजी का उपाधि लेने वाला था, जो इस व्यक्ति, गाजी का उपाधि मतलब क्या, गैर इस्लाम को मारना, तो वो क्या करता है 1 लाख आदमी को काट देता है, मार देता है, ठीक है। 5 दिन तक पूरा दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद कर देता है, हर जगह अस्त व्यस्त चीखे पुकार मचा देता है पूरी तरह। 15 दिन तक दिल्ली में ये ठहरता है, लेकिन इसका दिल्ली में ठहरने का कोई अपना उद्देश्य नहीं था, क्योंकि इसके पास तो खुद मध्य एशिया
पूरा पश्चिमी एशिया तक इसका साम्राज्य था। तो दिल्ली में इसका एक सपोर्ट करता है खिलजी खां, जो तुगलक वंश के टाइम में एक सेनापति हुआ करता था, वो इसका सपोर्ट करता है तैमूर लंग का। ठीक है, तो बाद में तैमूर लंग जब वापस जाने लगेगा तो मुल्तान पेशावर सबका सूबेदार उसी को नियुक्त करके जाता है वो। ठीक है, अपनी देखिए उसके बाद 1399 में वो सिंधु पार करके वापस लौट गया। ठीक है, 1399 में ये सिंधु पार करता है, क्या कि दिसंबर में देखिए भारत पाक में करता है, 15 दिन तक रहेगा, उसके बाद 15 दिन के बाद वापस लौट जाता है 1399 में सिंधु पार करके लौट जाता है। उसके बाद भी ये नहीं रुकता है, उसके बाद भी ये इसका आक्रमण चालू रहता है। तो अब इसका मकसद आता है चीन को पूरी तरह से तबाह कर देना। लेकिन चीन के जो वासी थे, जो सभ्यता थी, वो भाग्यशाली निकले। 1405 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है जुखाम के कारण। साधारण सा जुखाम रहता है, क्या पता इसी टाइम का कोरोना हो गया हो। तो साधारण जुखाम के कारण उसका मृत्यु हो जाता है जब वो चीन की विजय की योजना बना रहा होता है। तो उसने अपना एक आत्मकथा लिखा है जिसका नाम है तुजुके तैमूरी। तुजुके तैमूरी नाम का एक आत्मकथा लिखा है। उसमें ये सबसे पहले अपने किताब में दर्शाया गया है, ए पैगंबर के लोगों, उस काफिरों का नाश कर दो और उस पर पूरा शक्ति बरतो, जो काफिर लोग हैं उस पर पूरा शक्ति बरतो। ठीक है, और इसमें ये पूरी तरह से बताता है कि जब तक मेरे तलवार रक्त से भीग नहीं जाते हैं तो मुझे युद्ध करने में मज़ा नहीं आता है। कश्मीर में जब मैंने युद्ध किया तो वहाँ के हिंदुओं से मैंने के सर से एक मीनार खड़ा कर दिया। ठीक है, सिर काट के उसको इकट्ठा करना, ठीक है, इसका फैशन था। कहा जाता है कि जब महमूद तुगलक इससे युद्ध करने के लिए गया तो सबसे पहले क्या किया, युद्ध के मैदान में एक गड्ढा खोद दिया। ठीक है, गड्ढा खोद दिया और गड्ढे के इस तरफ ये था दूर में खड़ा। जब युद्ध आया तो महमूद तुगलक का जब सैनिक आगे बढ़ना चाहा तो गड्ढे में चला गया हाथी के साथ साथ। तो ये क्या किया, गड्ढे में ही सबको आग लगा दिया, इतना क्रूर था। ठीक है, और कहा जाता है कि जब सभी पुरुष को मार दिया गया दिल्ली में, दिल्ली वीरान हो गया पुरुषों से, तब जाके वहाँ के जो लोग, जब ये चला जाता है तो वहाँ के लोग बाल विवाह का प्रथा शुरू कर देता है कि बच्चे में ही शादी कर देंगे तो हो सकता है कि लड़कियों को गुलाम बनना नहीं पड़े। ठीक है, तो कहा जाता है ऐसा। 1405 से 1412 तक महमूद तुगलक सुल्तान रहा। चोट्टा पहले तो युद्ध नहीं कर जीत नहीं पाया, उसके बाद भाग गया गुजरात। और जब गुजरात से जब लूट खसोट के इसके प्रजा को तहस नहस कर दिया, तब आता है देखने के लिए, शासन करने के लिए। किस पे तुम शासन करेगा रे, लाशों पे करेगा। तब पर भी 1405 से 1412 तक ये शासन करता है। इसको दिल्ली में प्रवेशो करने के लिए नहीं दिया जाता है, लेकिन कैसे कैसे करके तो आखिर कौन संभालेगा, तो सहानुभूति लेके ये शासन करता है। सिकुड़ जाता है ये शासन, क्या करेगा। ये जब ये भागा तो इसका छवि ऐसे ख़राब हो गया, कितना स्वतंत्र हो गया, गुजरात, राजस्थान, बंगाल ऐसे ही अपने आप को मुक्त कर दिया। यहाँ तक कि मेरठ, क्या कहते हैं, चंदेरी सब खुद स्वतंत्र कर दिया। इसका हल्का सा दिल्ली से पालन तक सिमट कर है क्या इसका राज, तो भी करता है 12 तक। जब इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो मोहम्मद तुगलक का, तो इसी का एक सरदार रहता है दौलत खां। ठीक है, दौलत खां, देखिए हम लिखे ना, महमूद तुगलक मृत्यु के बाद इसी का एक सरदार आता है, दौलत खां शासक बना। ठीक है, तो 1405 से 1412 तक तो महमूद तुगलक करता है। ठीक है, कि जीवित बच गया था, भाग गया था, तो उसके बाद इसका सरदार करेगा दौलत खां। ठीक है, दौलत खां जब करता है शासन तो 2 साल तक करेगा। और तैमूर जाते जाता किसको सौंप गया था, लाहौर, पेशावर सब, तो खिलजी खां को सौंप रखा था। तो खिलजी खां क्या करता है, 1414 में युद्ध करता है दिल्ली के शासक दौलत खां से, और इसे पराजित कर देता है दौलत खां को। ठीक है, और एक नए राजवंश का स्थापना कर देगा जिसका नाम रहेगा सैयद वंश। ठीक है, तो हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे
सैयद वंश के बारे में। तो हम लोग का क्रम जो चलता रहेगा, जो एग्जाम में पूछता भी है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। सैयद वंश का एक टॉपिक होगा मात्र, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लोदी वंश पढ़ेंगे। उसके बाद बाबर, उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे उनके जो 17 क्रम होते हैं ख़त्म कर देंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आप लोग पढ़िए इसको, क्योंकि इतिहास है, थोड़ा सा जानना अच्छा लगता है। कभी मौका मिलेगा तो चंगेज़ खां के बारे में भी एक वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने दोस्त के ग्रुप में भेजिए। तो खुश रहिए और जय हिंद।